Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य। प्रोफेसर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Government calls upon Indian industry to upscale their size and operations. Country's core sector growth in August hits 14-month high of 12.1%. And domestic benchmark indices witnessed gains of around 0.5%. Sensex ends above a 65,800 mark, while Nifty closes above 19,600 level. उद्योग जगत से आकार और परिचालन को उच्च मानकों पर ले जाने का आह्वान किया। अगस्त के दौरान देश की प्रमुख उद्योग की वृद्धि दर 14 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 12.1% दर्ज और घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% की तेजी। सेंसेक्स 65,800 और निफ्टी 19,600 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय उद्योगों को अपना आकार और पैमाना बदलने का सही समय आ गया है। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के 118वें वार्षिक सत्र में श्री शाह ने कहा कि G20 बैठक के चंद्रयान-3 की सफलता और महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नीतियों के कारण विश्व भर में भारत की ही बात की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का पहले मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज उत्पादन क्षेत्र के लिए भारत पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत विश्व के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा केंद्र बन जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और पिछले 75 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति निर्माण में स्पष्टता के अलावा देश में लोकतंत्र और टीम भावना बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो सभी क्षेत्रों में आगे रहे। भट्टाचार्य जी, किस तरह से आंकते हैं, जो गृह मंत्री का आकलन है कि हमको अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनको साइज़ में ही नहीं और उनके जो स्टाइल है उसको भी और अप स्केल करना चाहिए। देखिए, आपने जो कहा आकार और पैमाना दोनों चीज़ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत में जो इकाइयाँ जो हैं, अगर आप जो एमएसएमई सेक्टर, जो माइक्रो मिनी स्मॉल जो सेक्टर जो है, उनका जो शेयर जो है वो करीबन 95% के ऊपर है। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज जो हैं सिर्फ 6 से 7 हज़ार कंपनी हैं, उसमें से भी बहुत सारे कंपनी छोटे पैमाने के हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो गृहमंत्री ने जो एक आह्वान किया है कि हमारे देश की जो उद्योग जो हैं उनको ऊंचा सोचना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए और उनका आकार और पैमाना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब तक हम ना हासिल करेंगे तब तक एफिशिएंसी और जिसे हम कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी, उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ में ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या माना क्या जाए, उनके आकलन का मतलब क्या निकाला जाए कि अगर छोटा उद्योग जगत जो एमएसएमई सेक्टर की खासतौर पे आपने बात करी, अगर वो अपना साइज बढ़ाते हैं तो उससे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है यानी स्थिरता जो है उसमें भी बदलाव आएगा, उसमें भी बढ़त मिलेगी। देखिए, इस वक्त क्या हो रहा है कि जो बड़े जो उद्योग जो हैं वो, जैसे मैंने संख्या में आपको बोले कि 7,000 के ऊपर ज़्यादा नहीं है जी, और जो छोटे उद्योग जो हैं उनका जो एक इंटीग्रेशन जो होना चाहिए वो अभी तक पूरी तरह से इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। जो कंपोनेंट सेक्टर को जो सप्लाई चेन जो है वो भी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। और हमारे देश के जो लघु उद्योग हैं, और जैसे साउथ कोरिया की कहे या जर्मनी में जाएंगे तो वहाँ के जो लघु उद्योग जो हैं वो पैमाने में और आकार में बहुत बड़ा अंतर है।
और इसीलिए हमें ये देखना है किस तरह से उद्योग के जगत में स्मॉल इज जस्ट नॉट ब्यूटीफुल, स्मॉल को बड़ा करना होगा, क्योंकि उसी से आपको नौकरी मिलेगी ज़्यादा, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसमें प्रोडक्टिविटी गेन होगा, और उससे भी जो जीडीपी ग्रोथ में जो पुश मिलेगा वो भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अब ज़माना गया कि आप जितने छोटे हैं वो और भी आपके लिए भलाई के लिए है, पर ये टाइम आ गया है कि हमें सोचना है कि किस तरह से लघु उद्योग को हम बड़े उद्योग बना सकें। हाँ, ज़रूर ये ट्रांजिशन में एक जो पॉलिसी की जो रोल होगा वो बहुत गुरुत्वपूर्ण रहेगा, और उसको हमें ठीक तरह से देखना पड़ेगा, जिससे कि जो छोटे उद्योग इस ट्रांजिशन में कहीं कोई ऐसा कोई वो मारे न जाएं, उसको ऊपर कोई आघात या चोट न लगे। जी, मतलब उसका से जो संगठन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मजबूत बना रहे, और एक जो गैर संगठित क्षेत्र था वो भी संगठित क्षेत्र में आ सके। जी। AKB, would you say that the G20 summit has sealed India's position as a location for manufacturing as well with the China Plus policy? Would you say that chip manufacturing, for instance, Foxconn setting up a subsidiary here, do you think that's a result of the G20 summit, that India's status now has gone up in terms of confidence and trust? Well, I would not attribute that to G20 summit alone. Yes, G20 summit has definitely enhanced the country's global image as an economic entity, economic power. But this process was in the works for the last few years. Now, what has happened now is that with the COVID, the China's reliability as a global powerhouse, as a supply chain center, that has taken a hit, and every big manufacturer globally is looking at an alternative source. Now, India has made some progress there. We could have made more progress, but there are other countries also like Vietnam and Thailand. They have also made progress. So the fact of the matter is, as you mentioned, that there are big manufacturing giants in the world which are now producing a lot of their components and parts and final products in India, like Apple, you said. Now, if you say that 25% of Apple's production in the next 5 years will be produced in India, now that's saying a lot. So apart from India being a source for consumer markets, it also has a labor-intensive labor pool to source offshore outsourcing and manufacturing. I think India is making a valiant attempt at getting itself plugged into this global supply chain. It will require a lot of policy reforms as well, but the beginning is quite in evidence. Moving on to our next headline story, the combined index of 8 core industries, ICI, rose to a 14-month high of 12.1% provisionally in August this year, as compared to the index of August 2022. According to the data released by the Ministry of Commerce and Industry, the production of all 8 core industries, namely cement, coal, crude oil, electricity, fertilizers, natural gas, refinery products and steel, recorded a positive growth in August 2023 over the corresponding month of last year. The figure for July has been revised upwards to 8.4% from 8%. In August 2022, core sector growth was 4.2%. ICI measures combine an individual performance of production of 8 core industries: cement, coal, crude oil, electricity, fertilizers, natural gas, refinery products and steel. The 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items included in the index of industrial production. The final growth rate of the index of 8 core industries for May 2023 is revised to 5.2%. The cumulative growth rate of ICI during April to August 2023-24 is 7.7% provisional as compared to the corresponding period of last year. 12.1% 8 core industry growth that we are seeing. It's 40.27 weightage on the index of industrial production. What has led to this jump? Well, first, let me put this in context. August is the month when is the peak of rains. It's a rainy month. And out of these 8 core sectors, at least there are 2 or 3 sectors which are directly impacted by rains, particularly cement and coal. So the important point to be noted here is this 12.1% growth, the bump
of this nature had happened in the month of August. Of course, the low base of 4.2% in the previous year did help, but you have to recognize that this increase is quite a development that needs to be taken note of, and as you also pointed out, that with a weight of that nature in the IIP, you will see when the IIP figures come, it will suddenly give you a bigger feel-good factor. Having said that, let me also say why this happened. This happened because of the government's sustained expenditure on the capital side. The government has managed to approve at least 60% of its total annual budget of 10 lakh crore in the first 6 months. Now, this is a speed that was not seen earlier. Now, with the higher capex at a time when the private sector is yet to pull in all its resources to bump up its private corporate investments, I think this is the direct the result of that higher capital expenditure that the government has made, and this needs to be sustained. And well, of course, you cannot sustain it at 12%, because please remember, the first 5 months, if you take a cumulative figure, it is only about 7% or so. And are there any other sectors in this 8 core industries that you feel that is likely to grow in the next quarter? Well, I think certainly all the sectors are directly connected and related to the capital expenditure program that the government has undertaken. So I don't see a core sector to become muted in the next quarter. On the contrary, if the momentum of capital expenditure and if the government capital expenditure manages to crowd in private investment, I would say that the core sector will continue to remain buoyant as it has been seen in the first 5 months at 7.7%. मिस्टर भट्टाचार्य, मैं भी यही जानना चाहता था, जिस तरह से आपने अभी कहा कि जो 7.7% का एक आंकड़ा है, सरकार ने अगर 6 महीनों में ही इतनी तेज़ी दिखाई है, तो उस तेज़ी का असर आने वाले कुछ महीनों या कुछ क्वार्टर्स में तो ये स्वाभाविक ही है कि वो तेज़ी इतनी धीमी तो नहीं हो सकती. तो हम ये मान लें कि तकरीबन 8% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे आना लगभग लाजमी है. देखिए, ये ग्रोथ कोर सेक्टर का है जी. और ये कोर सेक्टर का जो ग्रोथ होता है वो आपको मैं ये आंकड़ों में बता दूं कि ये वॉल्यूम ग्रोथ होता है, ये वैल्यू ग्रोथ नहीं होता. तो अगर आप जीडीपी को देखना चाहेंगे तो जीडीपी का डायरेक्ट प्रतिफलन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम ग्रोथ है. इसमें आईआईपी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है. आईआईपी में ज़रूर एक तेज़ी हम देख सकते हैं और वो आएगी भी. लेकिन अगर 40% का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 8 क्षेत्रों से, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये रहेगी इसमें. पर मैंने जैसे कहा कि ये ग्रोथ जो आईआईपी का ग्रोथ है वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, पर जीडीपी का जो आकलन होता है वो वैल्यू बेस्ड होता है, वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं होता है. जी. कुछ और अच्छी खबरों पर नजर डाल लेते हैं. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1 अक्टूबर से छोटी बचत दरों में मिलने वाले ब्याज दरों में संशोधन किया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार 5 वर्षीय पुनर्वृद्धि बचत दरों में ब्याज दरों को संशोधित कर 6.5% से 6.7% कर दिया गया है. अन्य सभी बचत योजनाओं में ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. हालांकि ये मामूली सा ही बदलाव है, लेकिन इसके शायद बड़े मायने हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जो बड़ी अवधि की जो बचत योजनाएं थी उसमें से लोगों का ध्यान हट रहा था. और हालांकि वो दूसरे क्षेत्रों में अभी निवेश बढ़ रहा था, लेकिन बचत में का जो एक आंकड़ा होता था उसमें बहुत बड़ी गिरावट. क्या ये भी कहीं चिंता का विषय हो सकता है? और सरकार ने इस तरह से देखते हुए जो लंबे समय की बचत योजना है उसको प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह देखिए, ये जो बचत योजना है जो आपने जैसे कहा, ये दर्शाता है कि आम आदमी गाँव में, गंजों में, छोटे शहरों में जो इन्वेस्ट करता है, वो अगर आप देखें कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5% या 6% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो जो आम आदमी जो है वो कहाँ अपने पैसे को या बैंक में रखेगा या ऐसे बचत योजना में रखेगा. और इस बचत योजना के 2 मायने हैं. एक तो है कि ये जो आम आदमी के लिए अपनी एक सरकारी एक स्कीम में
एक इंटरेस्ट के बदले में उसका अपनी बचत को रख सकता है, और इसको बढ़ा देना मैं समझता हूँ जो इंटरेस्ट रेट की जो ट्रेजेक्टरी है उसके साथ ही चला, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ गया है इसको भी बढ़ा दिया गया है। पर इसका एक मायने ये है, वो अगर आप जो केंद्रीय वित्तीय अगर आपकी जो छवि जो है उसमें सरकार ये स्मॉल सेविंग्स को और भी ज़्यादा टैप कर सकती है, और ये अगर 6.7% अगर इंटरेस्ट कॉस्ट से ये सरकार को ये पैसा मिलता है, तो जितना पैसा सरकार ले सकती है वही पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मार्केट से बोरो नहीं करना पड़ेगा सरकार के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो बोरोइंग मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट जो है, उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में होना सरकारी बोरोइंग प्लान के लिए एक महत्वपूर्ण एक पॉजिटिव इंडिकेटर भी है। नफर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मजबूती का दौर रहा। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों से घरेलू बाजारों में उत्साह बना रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.5% की बढ़त से 320 अंक उछलकर 65,828 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% की मजबूती से 115 अंक बढ़कर 19,638 के स्तर पर बंद हुआ। BSE मिड कैप सूचकांक में 1.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। Domestic benchmark share indices today witnessed gains of around 0.5%. Sensex at the BSE closed above 65,800 mark, while Nifty 50 at the NSE settled beyond the 19,600 level. Sensex climbed 320 points, a 0.5% to end at 65,828. Similarly, Nifty 50 advanced 115 points, a 0.6%, to settle at 19,638. Both stock indices registered gains amid positive cues from global share markets. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.3%, while the small-cap index was up by 0.6%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 21 firms appreciated, while 9 declined. NTPC surged 3.3%, Tata Motors climbed 2.7%, Sun Pharma advanced 2.4%. On the other hand, HCL Tech slumped 0.6%, Power Grid slipped 0.5%, and Tech Mahindra shed 0.4%. Meanwhile, except information technology and tech sectors, all other sectoral indices ended in the green today, with metal rising 2.7%, followed by healthcare jumping 2.2% and oil and gas adding 1.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,350 companies appreciated and 1,278 companies declined. A total of 153 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती से 83 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 105.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। भट्टाचार्य जी, आज जो शेयर बाजार की स्थिति है, आंकड़े देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, क्या माना जाए, क्योंकि जब सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने ऐतिहासिक क्षणों को छुआ था, वहाँ से ये उम्मीद की जा रही थी कि अब ये शायद उतना परिपक्व स्तर नहीं है दोनों का। क्या जो बीच में गिरावट आई और अभी का जो स्तर है, ये कितना आपको ठीक लगता है वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र? क्या माना जाए कि घरेलू स्थितियां इतनी मजबूत हैं जो बाजार को सहारा दे रही हैं, या अभी भी इसमें जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस स्थिति में ले जाने के लिए? नहीं, विदेशी जो निवेशक जो हैं उनका तो योगदान ज़रूर है इसमें, और उसीलिए हमारे जो स्टॉक मार्केट की जो अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, जो सितंबर के जो शुरुआत में जो ऊपर चढ़ने के बाद जो नीचे आई हैं स्टॉक मार्केट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक ने पैसा उठा लिया है, पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपने प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी की है। और इसी के दो जो कारणों के लिए मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ये थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, और ये करेक्शन ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो एक्चुअल जो फंडामेंटल ग्राउंड रियलिटी है उसको ही रिफ्लेक्ट करता है। पर आज की जो करेक्शन हुई है उसको मैं समझता हूँ कि हम दूसरी तरफ से इसको ना सोचें। ये एक दिन का एक रिएक्शन है। ये बॉन्ड यील्ड्स नीचे चले गए हैं क्योंकि इंडियन बॉन्ड्स JP मॉर्गन इंडेक्स में जाएंगे, उसका पॉजिटिव एक डिलेड इम्पैक्ट हुआ है। तेलों के दाम थोड़े बहुत नीचे जा रहे हैं एक दो दिन में, और मैं समझता हूँ कि जो सरकार
की ओर से जो 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 एक पॉजिटिव जो वाइब्स इंफॉर्मेशन फ्लो आ रही है कि जो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बरकरार रखेगी, उसका भी एक पॉजिटिव, इसीलिए जो बड़े कंपनी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैं, उन्होंने काफ़ी एक अपना करेक्शन में आज आया है। एक अच्छी चीज़ है कि अगर पूरा सेंसेक्स में अगर 0.5% की तेज़ी है तो अच्छी बात ये कही जा सकती है कि जो मिड कैप है वहाँ पे 1.3% की तेज़ी है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, स्टॉक मार्केट को जो हम देखते हैं कि एक इंडेक्स फिगर से जो मापते हैं वो हम गलत मापते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि एक जो पुराने ज़माने में कहते थे हाथी वो सूंड देखें या पूंछ देखें या पैर देखें, ये स्टॉक मार्केट उसी तरह का गेम है। सेंसेक्स सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं, ओवरऑल इंडिकेशन, पर उसी के अंदर अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप या टेक्नोलॉजी इंडेक्स या अगर आप बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो अपनी अपनी स्पेसिफिक कंडीशन से वो रिस्पॉन्ड करती हैं। और मिड कैप में क्या हुआ था, बीच में काफ़ी उन्होंने उनकी पहले उछाल के बाद नीचे गए थे, अब थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी ऐसे कंपनियां आगे आई हैं जिन्होंने अपनी जो इकोनॉमी में जो डिमांड जो है वो डिमांड भी गई नहीं है, वो डिमांड अभी है, और इसीलिए मिड कैप इंडेक्स के कंपनियां जो हैं वो अभी भी अपना जो प्रॉफिट प्रोजेक्शंस, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव जोन में है। एक छोटी सी चीज़ और, अभी चूंकि सितंबर के बाद हम दूसरी तिमाही के नतीजे भी देखने शुरू कर देंगे, सितंबर में कुछ ही दिन बचे हैं, क्या इन आंकड़ों से हमें ये साफ साफ नज़र आता है कि जो दूसरी तिमाही की कंपनी जगत के नतीजे हैं वो पहले से भी बेहतर और मजबूत नज़र आएंगे? मुझे लग रहा है कि जो अगर आप कोर सेक्टर के डेटा देखेंगे या टैक्स कलेक्शन, एडवांस टैक्स कलेक्शंस के फिगर देखेंगे और जो स्टॉक मार्केट की जो ट्रेंड देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो दूसरी तिमाही की जो नतीजे आएंगे वो हमें डिसअपॉइंट शायद नहीं करेंगी। कितना ज़्यादा अच्छा होगा वो तो कंपनियां बता सकेंगी, पर डिसअपॉइंटिंग ज़रूर उम्मीदें बड़ी रहेंगी। AKB, very briefly, steel, metal index went up by 2.7%. We know that steel is a very important part of the 8 core industries as well, which has gone up by 12.1%. What's the likely future of not only the steel sector but the index as well? We are seeing the correction phase right now, even though the market went up by 320 points today, with the DIIs being the net buyers, FIIs being the net sellers. How do you see the markets right now going into next week? Well, I think the markets will look at I think it's a correction phase right now, markets right now. And what the markets are looking at, the investors are looking at, is at what point they take make an assessment of the kind of signals that will emerge from the economy. So I don't see any major change or any departure from the trend that we have seen in the last few weeks, where the stock markets are going up and coming down and settling down at a slightly lower level. So it is actually a correction process which has gone over the period over the last 4 to 5 weeks, and I think this is probably some source of comfort for those weak-hearted investors. Very briefly, how do you see consumer spending in the short to medium term? Because that translates into profitability for companies when they announce their results, as opposed to macro policy then trickling down into corporate performance. I think this is a factor that I should have mentioned earlier, that the demand side of the economy is something that even the stock market is looking forward to. In the sense that you are getting into a festival season, and the festival season does see a pickup in demand and sales, and therefore the corporate performance does get impacted positively. So I would not be surprised if the markets are also taking a fresh position in view of
the forthcoming festival season sales buying their sentiment. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.5% के उछाल से बंद हुआ, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई में मामूली गिरावट रही। दक्षिण कोरिया और चीन के शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहे। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में आज तेजी का दौर रहा। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक कारोबार के दौरान 1% तक की बढ़त के दायरे में नजर आए। Moving on to IMF US shutdown news. IMF has expressed concern that a potential shutdown of the US government poses a risk to the nation's economy and it can be avoided. IMF spokesperson Julie Kozak urged the parties to reach a consensus on maintaining funding for the federal government. In more news from the US markets, Wall Street's main indices ended higher yesterday as investors assess the latest batch of economic data and as a surge in treasury yields stalled ahead of a key inflation report. Investors were also watching developments in Washington to see whether US lawmakers could avert a government shutdown. The Nasdaq Composite Index gained 0.8% while the S&P 500 rose 0.6% and the Dow Jones Industrial Average added 0.5%. Briefly, what's your take on the US economy? The shutdown means the government is out of public finance. That has to be raised. And at the same time, yields from treasuries have gone up and we see that as a trend. Equity yields are coming down. What is your take on the US market? Well, my sense is that the shutdown fears are slightly exaggerated. And even if there is a shutdown, yes, there will be a lot of adverse impact on the global flows of money and resources. Even the Indian markets will be affected adversely to that extent. But I don't think that going by the past track record of the US legislators, I don't think that there would be any direct disruption, immediate disruption to the way the US government functions and releases money. So there will be some via media or a compromise will be found out. But what is important to note is that whatever is the compromise that they strike, that compromise would mean that the headroom that the US government, the Biden administration has with regard to free flow of more money and more in the run up to their elections, that room would be reduced in scope. So therefore one has to keep that in mind, that the US flow of money will not be that free as one has seen in the past few months. Moving on to the oil market, oil prices rose nearly 1% today. In intraday trade, Brent crude was trading at $96.23 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $92.66 per barrel when reports last came in. It's a twofold question here, briefly, that you have oil prices going up, even though we are buying over the counter from Russia. That's also gone up, I believe, by 30%. At the same time, US dollar index is at 106 right now. So what does this mean for the purchasing power of our suppliers? Well, what is actually happening is that the US is stocking its oil for the winter season, and one of the reasons why the oil prices are at this level of over $90 per barrel in Brent, and so is because of that US action. Apart from the fact that the OPEC guys countries are not interested in deferring their oil production plans cuts. So I think in the next 2-3 months, the oil prices will remain elevated at this level, causing some concerns for the Indian government's management of oil prices. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 308 रुपये की बढ़त से 57,436 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 1,475 रुपये की बढ़त से 72,075 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $1,889.80 प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी मजबूती से $23.31 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। AK भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
And before we close, a reminder of the headlines. Government calls upon Indian industries to upscale their size and operations. Country's core sector growth in August hits 14-month high of 12.1%. And domestic benchmark stock market indices witness gains of around 0.5%. Sensex ends above 65,800 mark, while Nifty closes above 19,600 level. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.